aspiring entrepreneurs who want to get into education and want to solve it, just want to tell you this one side of the story. आपको एजुकेशन का मसला तो हल करना है, लेकिन एजुकेशन का मसला आपने पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आपने एक एक घर ठीक करना है। डिसीजन से तो मेरे ख्याल से उसको लेने चाहिए जो रिस्क ले सकता है। आई नो नीयतें जज नहीं करनी चाहिए, पर मेरे ख्याल से नीयतें पढ़ने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। गिविंग योर सेल्फ द राइट टू डिसाइड इज़ अ वेरी बिग लेवरेज या बिग डिसीजन itself। किसी भी चीज़ को जज करने के लिए हमने ये देखना चाहिए कि उसका आउटपुट क्या निकल रहा है। ज़मीन हमवार जहाज़ आता है ना, वो इस स्कूलिंग से भी फ़ायदा उठा लेगा। हम तो चले हैं ज़मीन को ठीक करने हैं थोड़ा सा। आवर फर्स्ट बैच इज़ नाउ लाइक अ फैमिली टू अस। हम आए ही इसलिए हैं कि हमने बच्चों को यूँ पकड़ पकड़ के चलाना। इट्स अ वेरी एक्सक्लूसिव प्रोग्राम। 2 महीने के अंदर उनकी अरिथमेटिक की सॉलिड फाउंडेशन बन गई है। हमें एक्सेलरेशन भी मिल रही है, पर्सनलाइजेशन भी मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए सर, आज हम एक और एपिसोड लेकर हाजिर हुए हैं। सुबह सुबह क्यों आ जाते हो यार? बस ये आइडियल टाइप। तो पहला जो मेरा सवाल है वो ये है कि देखिए, आप जिस तरह एजुकेशन का एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में, उसको सॉल्व करने के लिए निकले हैं। ओ तो उसका अलग आपने उठाया। और आजकल आइडियाज को बड़ा कर दिखाने के लिए सब कहना पड़ता है। नहीं, चलो लेकिन है भी ऐसा ही। हाँ मैं यही हाँ, बात सॉल्व से रहेंगे, दिक्कत क्यों भी है नहीं इसके जाएंगे, अंदर। क्यों नहीं जाएंगे। तो हाउ इज इट गोइंग? सही चल रहा है सब? मसला सॉल्व हो रहा है या अभी कहाँ कहाँ तक पहुँचे? किस वीक में ना एक थोड़ा सा मैं सैड हुआ। पीछे हाँ, एक कॉन्वर्सेशन हुई पेरेंट्स के साथ। हम बहुत ज़्यादा बात करने की कोशिश करते हैं। तो समर में मैच हमारा स्टार्ट हुआ और उसमें कुछ ट्रायल हम खेल रहे थे। तो आपको सबसे ज़्यादा ये होता है कि आप किसी को जब लेके आते हो ऑन बोर्ड, तो आप सोचते हो कि एक दफ़ा जा रही है हमारे साथ, पीएस चल रहे हैं तो इनका ज़बरदस्त तो हरमाही चेंज हो जाएगा। तो आई नेवर सीज टू सरप्राइज, गेट सरप्राइज। चला महीना, और महीने में भी वो द पेरेंट वाज नॉट अवेलेबल, द किड्स एक्चुअली हैड टू ट्रैवल। तो उसमें भी दे वर लाइक 2-3 वीक्स, उन्होंने मैक्सिमम 2 वीक से 2.5 वीक्स ही कर पाए वो। तो मीटिंग हुई, हमने फीडबैक लिया। उन्होंने कहा जी फीडबैक तो बहुत ज़बरदस्त था। मैंने कहा ओके। तो कहा जी बच्चे कह रहे हैं कि हमने इस तरह का मैथ्स पहले नहीं पढ़ा। फिर उन्होंने कहा कि जलिन भी हो रहे हैं और सारा कुछ हो रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें एक बताएं कि यहाँ से आपके पास पढ़ेंगे तो 8th ग्रेड में या वापस स्कूल में कैसे जाएंगे, व्हाट इज़ द प्लान। तो मैंने कहा कि सारा बताया कि यू कैन गो टू द ग्रेड 8 एंड। तो उन्होंने कहा कि अगर स्कूल वालों ने एडमिशन ना दिया तो मैंने अच्छा। कहा नहीं, वो देंगे क्योंकि स्कूल चाहता है, हर स्कूल चाहता है कि उनके बच्चे अच्छे लायक बच्चे उनके पास आएँ और उनका रिजल्ट अच्छा होता है और उससे उनको पढ़ाने में आसानी होती है, इंसेंटिव है उनके पास। इंसेंटिव है उनके पास। तो उन्होंने कहा नहीं, वो अगर ना दिया तो मैंने कहा कि ना दिया तो फिर 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ, तो फिर मैंने कहा ना दिया तो ना दिया, फिर कहीं और स्कूल में चले जाएँ, इतने स्कूल हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे 2-3 स्कूल ही वहाँ मेजर हैं शायद। तो फिर बातों बातों में उन्होंने एक बात ऐसी कही कि जिससे हम जो है ना टीम भी मतलब एक दूसरे को देखना शुरू हो गए कि यार ये क्या बात हुई। उन्होंने कहा हमें ये भी पता है कि आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमें ये भी पता है कि स्कूल अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस स्कूल में हम भेजते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन एग्ज़ाम बहुत मुश्किल लेते हैं, तो बच्चों को आता नहीं होता। और उसके बाद फिर वो नकल करवाते हैं और फिर बच्चों का ए आ जाता है और हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं तो ए सारा होता है। तो उन्हें कुछ भी नहीं आता होता, लेकिन उनके एज आए होता है। तो हम समझते हैं कि वो कुछ नहीं करा रहे हैं। लेकिन अब देखें क्या करें कि एक मेरे ऊपर सोशल प्रेशर है कि व्हाट इफ आई कुड नॉट सेंड माई किड्स बैक टू द स्कूल्स एंड देन एवरीबडी विल ब्लेम मी कि आपने ये कोई फैसला किया था अपने बच्चे, अब भुगतो। अच्छा। So that summarizes, in a way, a few things to me. Number one, look at the challenge that we have to deal with to fix the problem. कि आप सोचते हो कि शायद कोई कर नहीं रहा दूर से बैठ के कि यार किसी को परवाह ही नहीं है तालीम को फिक्स करने की। सिर्फ इस टॉपिक पे आपको नज़र आती है चीज़ें। प्रायोरिटी नहीं दी जा रही तालीम को, बजट नहीं दिया जा रहा तालीम को। बट लुक एट दिस, लोग कहाँ पहुँच चुके हैं और किस तरीके से वो देखते हैं सिचुएशन को। एंड आई मैं बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो मैंने देखा है कि हमारे जो मोमेंट्री डिसीजंस है ना, जो हम ले के फ़ौरन फैसला करते हैं, और गिविंग योर सेल्फ द राइट टू डिसाइड इज़ अ वेरी बिग लेवरेज या बिग डिसीजन इटसेल्फ कि आई कैन टेक डिसीजंस। हाउ, कैसे क्वालिफाई करते हो आप डिसीजन से? डिसीजन से तो मेरे ख्याल से उसको लेने चाहिए जो रिस्क ले सकता है।
क्योंकि डिसीजंस, सेफर डिसीजंस जो होते हैं ना, वो कॉपी पेस्ट होता है, they're not like true decisions. They're just like continuity of previous legacy or whatever. So the decision there is mostly that let's continue the flow, the norm. And that's the only decision you're taking, and that is safe because that does not look at the merits and demerits of things and what is needed and what are the constraints and what is the objective. वो सारी चीज़ों को आप नहीं देख रहे होते हो. And then what are the risks कि अगर हम ये बात चेंज करना चाहते हैं तो हमें कुछ रिस्क लेना पड़ेगा. इन अ वेरी सिमिलर वे आई वुड से कि मैंने एक और इससे सिमिलर एक सिचुएशन मैंने देखी है कि जब आपके पास कोई हेल्प लेने आता है ना, मतलब फाइनेंशियल हेल्प लेने आता है, कुछ लेने आता है, तो रिसेंटली मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है. उसमें आई जस्ट सेड सॉरी यार मैं नहीं कर सकता. वो मैंने अपनी तरफ से सही जगह पे अप्लाई किया बिकॉज जो बंदा मुझसे पैसे मांग रहा था वो उस मोमेंट पे जो मुझे टाइमलाइन और जो इश्यूज मुझे कन्वे कर रहा था उसके मुताबिक अब तक वो भी ज़िंदा ना होता और कोई भी ज़िंदा ना होता. हाँ, लेकिन वो सारे ज़िंदा है और वो टर्न आउट कि वो एजेंसी मैंने ठीक बाई नहीं की थी. आई वॉज वेरी स्केर्ड कि अगर मैं ये ना करूँगा तो सारा जिम्मेदारी मेरे पे आ जाएगी बिकॉज अगर मैंने मदद नहीं की तो वो बेसिकली मेरा कसूर हो गया एक तरह से. लेकिन विद टाइम मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि शायद लोग एग्जैजुरेट करते हैं. तो वो एग्जैजुरेशन सिर्फ अपनी ईज़ के लिए वो करते हैं. उसका नुकसान ये होता है कि जो लोग माशरे में हेल्प करना चाहते हैं वो उस एग्जैजुरेशन के डसे हुए बन जाते हैं और उसके बाद फिर वो ब्लैक एंड वाइट में फ़र्क नहीं कर सकते. तो सेफर साइड में व्हाट दे एक्चुअली डू इज़ they look at themselves and they try to protect themselves in such situations where you have no idea what is happening on the other side. So but you very well know okay, what is happening inside you, so you start listening to the inner gut. तो उसमें ये होता है कि आप इस तरह से डिसाइड कर लेते हो ना. लेकिन मसला ये है कि फिर वो डिसीजंस बहुत आसान डिसीजंस होते हैं और फिर मैंने देखा है कि वो जो मोमेंट्री डिसीजंस हैं आपके वो आपको लाइसेंस दे देते हैं टू से नो टू समथिंग, टू से येस टू समथिंग, एंड देन हाउ वुड यू कम आउट ऑफ दैट साइकिल because there is no way, now you're stuck. So you may have had a reason at that time कि आप उसकी नहीं सुन सकते तो आपने अपनी सुननी थी. मैं क्या करता, उसने मेरे साथ गलत किया, उसने तो 3-4 दफ़ा उसने मेरे साथ गलत किया की वजह से अब मैं क्या करूँ, ये आप एक रेट्रिक अपना लेते हो. और ये वाली चीज़ से बाहर निकलने के लिए ना आपको बहुत कॉन्शियस डिसीजन लेना और रिस्क लेना पड़ेगा. एक दफ़ा फिर ट्राई करनी पड़ेगी, एक दफ़ा फिर किसी पर इतबार करना पड़ेगा और वो करने के लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा उसकी. तजुर्बा खड़ा है. मैं बड़ा इसमें सोच में पड़ गया हूँ कि आपको एजुकेशन का मसला तो हल करना है लेकिन एजुकेशन का मसला आपने पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आपने एक एक घर ठीक करना है. इसका ये मतलब है एक एक माँ बाप और जितने बच्चे हैं वो एक घर में भी 2 बच्चे एक जैसे नहीं है, वो भी 3-4 बच्चे हैं अलग अलग. वो कहता है मैंने कद्दू खाना है, वो कहता मैंने तोरी खानी है, वो कहता मैंने कढ़ाई खानी है, वो कहता मैंने पिज़्ज़ा खाना है. तो वो बिल्कुल अलग लोग हैं और उसके बाद उनके माँ बाप भी बेबस हो चुके हैं उनके ऊपर. जिनके बच्चे हैं और जिनके सामने हैं वो उनको देख के अगर वो किसी को कोई बुलाता है ना कि बात सुनो तो वो बात नहीं सुनने आता. और वो अगर कहता है ना कि आज ये कर लो, कहता मैं नहीं करना. वो कहता है ये ना करो, कहता मैंने करना है. सो पेरेंट्स के पास आखिरी हरबा ये है कि वो थप्पड़ लगाते हैं. वो लगाते नहीं है, लगाना भी नहीं चाहते, शायद लगाना भी नहीं चाहिए, शायद पता नहीं उनकी मर्जी है. लाइक फोर्स करें, फोर्स करके कितने काम करा लेंगे. एक फोर्स करने में मसला ये है कि एक चीज़ ठीक करेंगे दूसरी ख़राब हो जाएगी तो फिर वो बाद में तंग करेगी. बिल्कुल. इस सूरत हाल में आपने एजुकेशन का मसला सॉल्व करना है. फिर उसके बाद ये वाला मसला है कि स्कूल पास करा रहे हैं, पेरेंट्स कह रहे हैं भाई तो बात गलत लेकिन क्या करें. और फिर उसके बाद ये सारे लोग हैं, फिर उसके बाद कुछ पढ़े लिखे लोग भी अपनी बात चलाते हैं. उन्होंने कुछ समझी होती है बात. किसी ने समझा हुआ है हैंड राइटिंग बहुत ज़रूरी है, किसी ने समझा हुआ है हॉकी खेलना बहुत ज़रूरी है ग्राउंड में, किसी ने समझा हुआ है पोइट्री पढ़ना बहुत ज़रूरी है. तो वो सारी बातें तो वो उनके पास एक वो टेस्ट करने का आला है. वो कहते हैं आपके स्कूल में ग्राउंड है, हम कहते हैं हमारा तो स्कूल ही नहीं है, बिल्डिंग ही नहीं है. तो वो कहते हैं सॉरी आप पोइट्री पढ़ाते हैं, कहते नहीं आप हॉकी खेलता है बच्चा, हॉकी नहीं वो हैंड राइटिंग उसकी ठीक कराते हैं. मैं यार ऑनलाइन स्कूल है, नहीं जी नहीं, ये तो स्कूल का तो कोई फ़ायदा नहीं. अब आप समझ रहे हैं कि ये चीज़ें जिस मैं उनके लिए जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हु वांट टू गेट इनटू एजुकेशन एंड वांट टू सॉल्व इट,
just want to tell you this one side of the story apart from the other side, apart from the team issues and apart from the other issues. Look at this like scale. तो ये सॉल्व करने निकले हैं पेरेंट्स को, एक एक पेरेंट को अलग से कन्विंस करना। और यकीन करो कि मेरा ये ख्याल था कि मैं आऊँगा और मैं आके कहूँगा यू नो व्हाट, मैंने स्कूल खोल लिया है 4-5 का, आ जाओ। लोग कह रहे हैं कि हाँ खोल लिया, तो मेरे सर पे एहसान किया है। वैसे मुझे इतने लोग फ़ोन करते थे कि अब जब अंडरग्रेड जो हो जाते हैं, फिर मुझे समझ आता है कि मे बी दे जस्ट वांटेड अ जॉब। ये भी आजकल एक मेरा बहुत अजीब चल रहा है कि व्हाट इज़ द इंटेंशन। आई नो नीयतें जज नहीं करनी चाहिए, पर मेरे ख्याल से नीयतें पढ़ने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। आप इस तरह से कि ये बंदा मुझसे ये क्यों कह रहा होगा, और उसके अंदर जो है ना बहुत सी चीज़ें रिवील होती हैं, या मुझसे क्यों कह रहा होगा, या वैसे ही क्यों कर रहा है ये बात। वाई इज़ ही टॉकिंग लाइक दिस, why is he asking me this or telling me this, why is he initiating this conversation? There is a lot behind that, and मेरी जब तक की जो रीडिंग है उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी निकलती हैं कि जो अच्छी नहीं होती हैं, बहुत ही सेल्फिश होती हैं, बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड होती हैं, शॉर्ट टर्म होती हैं, उसमें कुछ भी ना प्योरिटी नहीं होती बहुत ज़्यादा। तो वेलकम, आ जाए आप कर लें मसला एजुकेशन का। अच्छा, इसमें एक आध फॉलोअप क्वेश्चन ये है कि देखें, आप तो एजुकेशन का मसला है ना थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके सॉल्व करें, ठीक है। मतलब आप ये नहीं कर रहे कि यार आपको सैट देना है एडमिशन टेस्ट के लिए, तो सैट मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है। या आप ये भी नहीं कर रहे कि ओ लेवल जो है ना उसका एग्ज़ाम तो आपने देना ही होगा, ए स्टार आपको चाहिए ही चाहिए, तो वो मैं ट्यूशन पढ़ा देता हूँ। आप कह रहे हैं कि 4-5 ग्रेड के बच्चे, उनको मैं 2 साल के अंदर 8वीं जमात तक का मैथ करा देता हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा स्टेप्स हैं ये। और स्कूल भी आप छोड़ दो, स्कूल छोड़ के ऑनलाइन मेरे पास ज़ूम क्लास के अंदर आ जाओ और उसके अंदर मैं आपको वो पढ़ाऊँगा। अब ये एक तरह से ना बड़े मतलब बहुत ज़्यादा मेजर स्टेप्स हैं। आई अंडरस्टैंड कि होम स्कूलिंग चलती है, होम स्कूलिंग फिर एक और मेजर स्टेप है, वो कोई कुछ पेरेंट्स ले लेते हैं। लेकिन हाउ डू यू काइंड ऑफ व्यू दिस? क्या आपको ये लगता है कि क्योंकि इतने ज़्यादा स्टेप्स हैं, इस वजह से पेरेंट्स ज़्यादा स्केप्टिकल होंगे, इस वजह से ज़्यादा सेफ्टी की तरफ जाते होंगे, और डिफ़ॉल्ट ऑप्शन जो है वो पूरी दुनिया में एक ही ऑप्शन आम तौर पर है, 98% लोग एक ही ऑप्शन फॉलो करते हैं कि स्कूल में बच्चे भेज देते हैं, तो बाकी जो 2% है, तो आपका मुकाबला भी बहुत सख्त है ना। तो हाउ डू यू व्यू दिस कमेंट? बिल्कुल सही बात है। इसमें तो मेरा ख्याल है कि किसी भी चीज़ को जज करने के लिए हमने ये देखना चाहिए कि उसका आउटपुट क्या निकल रहा है। हम्म तो पहली बात तो ये है कि अगर आप एक पर्टिकुलर सिस्टम से रो रहे हैं, ठीक है, और उससे आपको नुकसान हो रहा है, तो लीस्ट यू कैन डू इज़ ट्राई समथिंग एल्स। देखना ऐसे चाहिए कि अगर कुछ गलत होगा तो पहले भी तो गलत हो रहा था, तो अब दूसरे वाला भी गलत हो गया, तो दूसरे वाले का ज़्यादा कसूर नहीं है। लोगों का जो ये लॉजिक है ना कि दूसरे वाला काम गलत होगा तो इससे तो अच्छा था कि पहले वाले से ही चित्र खाते रहते, वो एक्सेप्टेंस है। पहले वाले से चित्र खाना चित्रों की एक्सेप्टेंस है, दूसरे वाले से गिव इट अ ट्राई है, और यही डिफरेंस है। तो बिल्कुल। मेरा ये पॉइंट है कि वो पहले वाले जो स्कूल हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे, तो किसी को मसला हो रहा है, और ये बात तो तय होनी चाहिए कि उनको मसला हो रहा है, हेंस वो ठीक नहीं कर रहे। हम्म And you can clearly link it with, it's like Causational- everyone is saying that, हम्म it's just that they cannot blame। मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये भी एक मजे की बात, आप उसूली बात एक सुने कि पेरेंट्स और स्कूल्स का आपस में मसला हो रहा है। इसमें विक्ट्री, मैं पहले भी कह चुका हूँ, विक्ट्री स्कूल्स स्कूल की है। हम्म क्यों? क्योंकि अथॉरिटी उनके पास है, हम्म क्योंकि एक्सपर्ट वो है। और इतनी बात, इस बात को तोड़ना, किसी की एक्सपर्टीज़ को तोड़ने के लिए कि तुम एक्सपर्ट नहीं हो, आपको उससे बड़ा एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, वो पेरेंट्स बनने से रहे। लिहाजा वो हमेशा हारेंगे उनकी डिबेट में। हम्म, आपको नहीं पता, हमें पता है, आपको नहीं पता, हमें पता है। ये और जगह पर भी अप्लाई होता है। बिल्कुल। किसी को शौक है ना, आपको पता होता है कि ये गलत है, लेकिन आप उसे गलत साबित नहीं कर सकते। करने के लिए जो मेहनत है ये वो आप नहीं कर सकते, तो लिहाजा चिल करें। कोई ज़्यादा पावर में है तो आप उसको हरा नहीं सकते, उसको हराने के लिए आपको ज़्यादा पावर में आना पड़ेगा, वो पावर में आ नहीं सकते आप, तो लिहाजा आपको चुप करके उनके साथ ही चलना चाहिए, एंड सो ऑन, अनलेस यू वांट टू रियली गेट डीपर इनटू इट। तो स्कूल्स जो है ना और पेरेंट्स, इसलिए और गलत दोनों है। ये बात पेरेंट्स को भी पता है कि स्कूल गलत है, लेकिन वो साबित नहीं कर सकते। लेकिन हमेशा स्कूल्स एंड अप प्रूविंग पेरेंट्स गलत है, इसलिए स्कूल पेरेंट्स चुप करके आगे चल पड़ते हैं। ये एक सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम में आपने चेंज करना है। तो आप अगर तो बिजनेस करना है, तो बिजनेस के लिए फिर आप एक स्कूल ही खोलते हैं कि यार हम भी अथॉरिटी में लेके बैठ जाते हैं,
कुछ लोग आएंगे वो हमारे पे ट्रस्ट करेंगे, साइन बोर्ड्स पे अगर अच्छे लगते हैं तो साइन बोर्ड अच्छा लगा लेंगे, ऐड अच्छा लगाना है तो ऐड अच्छा लगा लेंगे, कोई 2-4 बंदे फेस पे बिठाने हैं तो वो भी अच्छे बिठा लेंगे, और उसके बाद करते रहेंगे जो करना है। किसी को क्या पता लगना है, जब मसला होगा तो वो पूछ लेंगे। और ये इसमें भी जो स्कूल हार भी जाते हैं, पेरेंट्स तंग भी आ जाते हैं, वो बहुत ही बुरी एग्जीक्यूशन करते हैं जिसकी वजह से एक्सपोज हो जाते हैं और पकड़े भी जाते हैं और कोई ना कोई चीज़ उनके हाथ में आ जाती है। लेकिन जो सही सियाने स्कूल हैं वो करते हैं, और फिर उनसे वो वाले पेरेंट्स बेनिफिट भी ले लेते हैं जो कि फिक्सिंग नहीं चाहते या जिनका पहले से सॉर्टेड है काम। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये भी कोरिलेशन आप देख सकते हैं कि पेरेंट्स जिनके अच्छे हैं ना, जो कुछ ना कुछ पढ़ाते हैं, कुछ टाइम देते हैं, जिनके घर का माहौल नरम है, 3 डिमेंशन आई वुड से। नंबर 1 कि जहाँ नॉर्मल माहौल है घर में, बच्चा हंसता है, बच्चा सोचता नहीं रहता, माँ बाप नहीं लड़ते, इन शॉर्ट सादी बात करूँगा, माँ बाप जहाँ लड़ाइयाँ नहीं करते ना, उस घर के अंदर बच्चे नॉर्मल बड़े हुए होते हैं। जिस घर में लड़ाई झगड़ा है ना, चाहे चाचे की वजह से, ताए की वजह से, आई डोंट केयर, नहीं होना चाहिए उनके सामने लड़ाई, फुल स्टॉप। मेरा हमेशा से ये उसूल है कि बच्चे के सामने बक नहीं करनी, चाहे जिसका भी मसला है, पैदा किया है ना, जुबान बंद करो। सेकंड चीज़ ये है कि अगर माँ बाप पढ़े लिखे हैं तो वो अपने बच्चों को बता सकते हैं चीज़ें, हेल्प कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बचा जो क्या मसला है यार, कभी टाइम नहीं होता उनके पास तो स्कूल को भेज देते हैं, बट उनको पता होता है यार कोई ज़्यादा मसला होगा तो मैं भी साथ पढ़ा दूंगा, वो उनको भी बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन जो तीसरी और अहम बात है वो ये है कि जहाँ बच्चे घर से इंस्पिरेशन लेते हैं, उनके लिए उनके फादर या मदर एक फिगर बन जाए, रोल मॉडल बन जाए, वो बच्चे ऑलमोस्ट देयर, दे फिगर इट आउट, बिकॉज उन्हें घर से वो मिल रहा है जो कहीं और से क्या लेंगे वो। तो हमारे घरों में कितने घर हैं जिनके पास ये सब है, लेकिन जिनके पास थोड़ा बहुत इसका परसेंटेज होता है, उनको स्कूल का माहौल जो चल रहा है ना उससे भी वो निकल रहे हैं, तो वो निकल इस चक्कर में रहे हैं मेरे नज़दीक। लेकिन स्कूल्स फिर ठीक है, फिर तो वो जो कुरान में भी आया था ना कि 2 तरह के लोग हैं, एक वो जो दिखलावे के लिए पैसा खर्च करते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। तो एक वो लोग हैं जो अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, अल्लाह ने उनके बारे में कहा है कि उनकी ज़मीन जो है ना वो बड़ी ही ज़रखेज़ है, कि उस पर हल्की सी फुहार भी पानी की पड़े ना तो फल दे देती है। ठीक है, ज़मीन बड़ी, और एक चटियल ज़मीन है, उसके ऊपर बारिश भी हो जाए, दाना फेंको, पानी बहाओ तो वो दाना ही बहा के ले जाती है साथ, बजाय कि उसमें से कुछ निकलेगा। तो ज़मीन हमवार जहाँ जाता है ना वो इस स्कूलिंग से भी फ़ायदा उठा लेगा। हम तो चले हैं ज़मीन को ठीक करने हैं थोड़ा सा। तो मुझे ये बात पता है कि ये बहुत अजीब सा प्लान है, और लेकिन फिर होता ही है कि ब्रांड होता ही है कि ब्रांड की स्टोरी और ट्रस्ट, ये 2 चीज़ें होती हैं। व्हाट आई रियली लाइक इज़ दैट आवर फर्स्ट बैच is now like a family to us. The other day, we were having jokes. रात 11 बजे हम मैसेजेस कर रहे थे, पेरेंट्स भी जवाब दे रहे हैं, तो मतलब वो ट्रस्ट इज़ देयर। और मुझे अब उनको देख के ना मुझे कोई परेशानी नहीं है। और उनके बच्चे बैठते हैं, दे आर ऑनलाइन, जो मुश्किल बच्चे भी थे 2 महीने लगे, ये पहले 2 महीने और बल्कि 1 महीना मुसीबत है। एजुकेशन के बिजनेस में आना है ना, 1 महीने का सब्र तो कम से कम होना चाहिए हमारे अंदर। ओह क्या सवाल आते हैं, पहला दिन गुजर खत्म होता है, ये तो कंप्यूटर में बैठा हुआ है, ओह अब ये तो उतरेगा ही नहीं, या फिर ये आपने क्या पढ़ा है, ये तो 1 2 3 पढ़ा रहे हैं आप, तो 1 2 3 तो उसको आती है, देखो किस तरह की बात। मैं कहा यार 2 साल का प्रोग्राम है, पहले तुम लोग मांगते हो करिकुलम बताओ, तुम्हें पूरा करिकुलम समझाते हैं, अच्छा जी ठीक है, फिर उसके बाद जब देखते शुरू करते हो फिर तुम्हें मसला हो जाता है। तो बहरहाल ये कोई अजीब सा, लेकिन सो ब्रांड की स्टोरी ये होती है ना कि यार हम अपना क्यों आए हैं इस बिजनेस में, यू ऑलवेज हैव टू रिमाइंड। ज़िंदगी में जब भी आपने कोई काम करना है ना, जब आप स्टार्ट में जो आपका फैसला होता है ना वो बड़ा प्योर, बड़ा ज़बरदस्त होता है, और कभी भी आप खो जाओ, भूल जाओ, मुसीबतों में उलझ जाओ, तो आपको वापस जाना चाहिए कि मैंने ये काम शुरू क्यों किया था, मुझे दिमाग ख़राब हो गया था, वो क्या रीज़न थी, वो याद आती है, उसको याद करने के काबिल होना चाहिए और बार बार करते रहना चाहिए, तो फिर आपको हौसला मिलता है। मैं जब ये शुरू किया था, पिछला जो मेरा बिज़नेस था उसके अंदर सर्विसेज में मैं जब इन्वॉल्व था, तो मुझे बेसिकली बार बार ये बात आती थी, 2 चीज़ों पे मैं हमेशा कंटिन्यू कर लेता था। एक तो ये कि मैंने क्यों शुरू किया था, और दूसरा ये होता था कि शुरू की बात बता रहा हूँ, वो 1.5 साल तक ब्रेक इवन नहीं हुआ था, और आई हैड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, मेरे पास एक और प्रोजेक्ट था वहाँ से।
तो वो चली जा रहा है। तो अब उस टाइम पे आपको ये सोचना होता है कि शुड आई कंटिन्यू, गिवन कि मैंने 1.5 करोड़ रुपया इसमें लगा चुका हूँ। वो उस वक्त 100 रुपये का डॉलर था और 3 साल तक मैं ब्रेक इवन नहीं हुआ था। अच्छा। हाँ, तो मैं हमेशा ये सोचता था कि मुझे, मज़े की बात है, मुझे ब्रेक इवन होने के लिए क्या चाहिए, 4-5 लाख रुपए चाहिए था। तो मैं उस वक्त सोचता था मुझे कितने डॉलर्स आएंगे या कितना प्रोजेक्ट आएंगे, तो मेरा ये, तो जवाब आता था कि एक डेडिकेटेड बंदा या 2 डेडिकेटेड बंदे में लग जाए तो मेरे ये इतने पैसे बन जाएंगे। तो दैट वाज गुड इनफ रीज़न फॉर मी टू से कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, ये कोई इतनी बड़ी चीज़ है नहीं कि जो सॉल्व नहीं हो पा रही। तो वो चलता रहा, फिर सही हो गया उसके बाद। तो मकसद कहने का ये है कि हम आए ही इसलिए हैं कि हमने बच्चों को यूं पकड़ पकड़ के चलाना। इट्स अ वेरी एक्सक्लूसिव प्रोग्राम। सो अ मेंटोर लाइक मी कैन टेक अप मे बी 1,000 स्टूडेंट्स। उस पर भी मेरा एपिटाइट पूरी हो जाएगी। द काइंड ऑफ सक्सेस आई कैन क्रिएट एंड शेप पीपल अप। आई ऑलवेज सेड कि वी नीड मोर सच पीपल। अगर मेरी तरह ये कुछ और लोग हैं वो भी आ जाएं एंड दे टेक अप 50-100 स्टूडेंट्स, पेड पैसे कमा रहे होंगे, लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे होंगे 1,000 पे, लेकिन वो उनका काम हो जाएगा, उनको मज़ा भी आ जाएगा, उनको इम्पैक्ट भी नज़र आ जाएगा और बच्चों को वो भी मिल जाएगा जो बच्चे बाहर निकलेंगे। बिल्कुल। तो हमें तो कोई पॉलिटिशियन तो नहीं है कि हमें 25 करोड़ आवाम का मसला हल करना है। उनमें से 1,000 का मसला मैं कर लूँगा, 1,000 का आप कर लें, 1,000 का कोई और कर ले। और ये ज़्यादा अच्छे स्कूल्स नहीं है जहाँ पे ज़बरदस्त मेंटोरशिप चल रही है, यहाँ पे रियल लाइफ के जो है ना सीधा प्रैक्टिकल का। हमें तो आते कुछ नहीं, और हमने तो कोई पीएचडी करके एक प्रूव नहीं किया हुआ एक पॉइंट थीसिस में, और उसी को हमने आगे छेपी जाना ताकि आप लोग देख लें। मेरा सुनते रहे, मैंने बड़ी मेहनत की है, 10 साल मेरी सुनते रहे बात हर लेक्चर में। तो हमने तो भाई जो सीखा है धक्के खा के वो हम सिखा रहे हैं आगे से। बिल्कुल बिल्कुल। कमिंग टू द एक्सेलरेशन पॉइंट, ये एक मेजर सवाल होता है जब भी कोई पेरेंट ऑन बोर्ड होता है, और एक वैल्यू प्रोपोजिशन के अंदर भी मेजर पार्ट ये है कि एक्सेलरेट हो जाएगा करिकुलम और 2 साल के अंदर जी 8वीं जमात तक का आप जी, कवर कर लेंगे। तो हाउ इज़ दैट गोइंग? मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। हम लोगों ने जो पिछले 2 हफ्ते गुजारे हैं ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हमने रिवीजन और एक्सरसाइज और प्रैक्टिस की है। मैंने उस प्रैक्टिस मोड में 2 हफ्ते के अंदर जो चेंज देखा है परसेप्शन में, वो बहुत मेरे लिए पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे हफ्ते में 2 क्लासें होती हैं, तो 4 क्लासों की मैं स्टोरी सुना रहा हूँ। सो पहली क्लास में एवरीबडी वाज के यार कैसे होगा, इतने ज़्यादा सवाल हम देते हैं, ये कैसे होगा। और चौथी क्लास में वो देवर लाइक हम कर रहे हैं, मैं 40 पे पहुंच गया हूँ सर, मैं 60 पे पहुंच गया हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि दे आर गेटिंग इट नाउ व्हाट दे आर गेटिंग। सो मैंने एक्सेलरेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन में मैंने 5-6 चीज़ें उनको अराउंड मल्टीप्लिकेशन कराई हैं। मुझे पता है कि हाउ मच ऑफ अलजबरा दे आर लर्निंग in that, how much of critical thinking they are learning, how much of relationship with maths, the new kind of relationship they are building, के the numbers have started to appear differently. We're looking at patterns. हम numbers को लिखते हैं, tables का pattern देखते हैं, factors का pattern देखते हैं, prime numbers का थोड़ा सा pattern देखते हैं, odd even कैसे appear होते हैं, you know, like a lot of the things we talk about, कि उनका आपस में obviously odd even तो एक एक करके ही होते हैं, but जब हम उसको draw करते हैं ना, तो वो टेबल अपना पैटर्न बताता है। तो मज़े की बात है कि अगर 5 है, हम सबको पता है कि 5 किस किस का फैक्टर बनेगा, लेकिन जब आप उसको यूं करके लिखते हैं नंबर्स में, तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो अपीयर होता है ना, और फिर कोई ज़्यादा, तो वो क्या कैसे बनाता है, जस्ट ट्राइंग टू मेक देम कनेक्ट विद नंबर्स इन सम वे। तो मेरे ख्याल से 2 महीने के अंदर उनकी अरिथमेटिक की सॉलिड फाउंडेशन बन गई है, और अलजब्रा, बॉड मैथ्स, उसके बाद थीमेटिक की जो ये काउंटिंग और फैक्टर्स और ऑपरेशन जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस, उनकी प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें हम करवा रहे हैं। तो मुझे कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि मैं और हम सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं हम। और इसके चक्कर में, इस प्रोसीजर के चक्कर में, जो एक ज़बरदस्त चीज़ मुझे डिस्कवर हो रही है ना, विच आई रियली वांट टू ट्राई, मैंने लास्ट टाइम शायद बात की थी, कि अ वे टू पर्सनलाइज्ड लर्निंग। I think I'm figuring out how can you be in a group or a class, yet every single person is learning from you individually. हर बंदा अपनी पेस पे। हाँ, और मुझे लगता है कि शायद उस्तादी शागिर्दी होती ही है ये। अच्छा। अब मैं सोचता हूँ ना, क्योंकि मैंने हिफ्ज़ किया हुआ है, तो कारी साहब हम सब के थे। वो कारी साहब हर एक को कहते थे सबक याद करो, तुम सबक याद करो, तुम सबक याद करो, तुम आ जाओ सुनाओ।
सुनाया, तुम आ जाओ, अब तुम इस तुम्हारी दूसरी लाइन कच्ची है, तुम जाके पक्की करो, तुम आ जाओ और तुम आ जाओ। और फिर जब लोड बढ़ता था तो क्या करते थे कारी साहब, बात सुनो, तुम्हारी मंजिल बहुत अच्छी है, तुम उसकी सपारा सुनो, तुम उसका सपारा सुनो। तो कारी साहब के इर्द गिर्द 8 लोग बैठे होते थे और कारी साहब 1 या 2 का सुन रहे होते थे स्वैप करके, और बाकी सब आपस में सुन रहे होते थे। उनको कारी साहब उनका सुनना सुन रहे होते थे कि अब वो सही सुन रहे हैं, वो थोड़ी बहुत से हो जाते। तो तीसरा औलाद आपकी होती है, तो क्या आप औलाद जिसके 4 बच्चे हैं, तो वो ग्रुप में चल रहा होता है कि वो अपना सबक सुनाई जाए और वो 4 के 4 बैठे सुन रहे हो। तो इस तरह तो नहीं होना चाहिए, है ना। हर बच्चा आता है, शादी में जाना होता है, मैं देखता हूँ एक बेटी आती है माँ के पास, मैंने क्या पहनना है, तो माँ कहती है तुमने ये पहनना है, तुमने ये पहनना है। खाने की बारी होती है, रोज़ आते हैं, तुम ये खा लो, तुम ये खा लो, तुमने ये, हाँ तुम डिफरेंट हो, एवरी इंडिविजुअल। So it's a one-to-one relationship, but it can be scale. That's what people don't understand. It can scale. बिल्कुल And for that, you need to remove the barriers and you need to have purity of intention to actually feel for everyone. So Alhamdulillah, I feel कि we are looking at that pattern कि how can we build that relationship, then everybody will learn. और अब हमारा ये हो गया आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल इसी पैटर्न पे है कि कोई बंदा लेवल 2 पे है, लेवल 3 पे है, कोई बंदा लेवल 8 पे है, और वो जो लेवल 8 पे है उसको कंटिन्यूस हम डोज ये दे रहे हैं कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर पीयर्स, तुम ऊपर नहीं जाओगे। ये कंपटीशन एक साइड है, सो कंपटीशन आप अपने आप से करवाओ। कंपटीशन एक फोर्स है ना जो आपको बताती है कि यार आगे जाना है मैंने, और ये तुम्हें मिलेंगे कंपटीशन के सपोर्टर्स जो होते हैं, वो कहते हैं कंपटीशन से जो इनोवेशन होती है वैसे होता है। तो कम्पीट विद योर सेल्फ। अल्लाह ताला ने भी हमें अपने आप से ही मुहासबा करने का कहा है ना। तो तुम्हारा यस्टरडे ये किया था, तो आज तुम ये कर लो, कल तुम्हारा ये था, आज तुम्हारा ये। पर दूसरों के साथ तुम भाईचारा करो, उनके साथ तुम कम्पीट करी जा रहे हो, कोलैबोरेट करो, उनको साथ लेके चलो। उनको दुश्मन तुमने बना लिया कम्पीट करके, दुश्मन तो नफ्स का बनना है, अपने साथ बनना है, तो कम्पीट करो अपने साथ। तो ये उल्ट हो गया थोड़ा सा यहाँ पे। तो हमें एक्सेलरेशन भी मिल रही है, पर्सनलाइजेशन भी मिल रही है। आई वॉज नॉट श्योर कि हाउ वुड वी एवर लॉन्च पर्सनलाइज्ड काइंड ऑफ, बट नाउ वी आर गेटिंग दैट डेटा कि दिस वी कैन डू विद अ क्लास ऑफ 12 यू कैन ईजिली मेंटेन दैट, बट टीचर हैज़ टू बी पैशनेट। तो उस्ताद होना चाहिए, उसको ये नहीं होना चाहिए कि यार मेरी टाइम कब ख़त्म होगा, मेरी क्लास कब ख़त्म होगी, मेरे 2 घंटे वहाँ भी पढ़ाना है, मेरे इतने पैसे हो जाएंगे। ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं, बड़ा ये पैशन वाली बात तो आपकी जिस तरह है ना, ये रिसेंटली मैंने भी ऑब्जर्व की कि एक जगह ना बच्चों को एक मतलब टीचर तो नहीं थे वो, एक मार्केटिंग की उन्होंने ना कुछ किया हुआ था। तो वो जो टीचर था या जो भी मार्केटिंग का बंदा था, वो जब बटरफ्लाई की बात है तो यूं बटरफ्लाई कर ले, बंदर की बात है तो यूं कर रहे। मैंने कहा यार ये तो बड़े बच्चे भी एक्साइटेड हो हाँ, रहे थे। ऐसे ही होता है। तो पैशनेट बंदे से तो जो भी एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफ़र रेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो अगले बंदे तक जाती है वो मेरे ख्याल से बहुत इंक्रीज़ हो जाता होगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमने जो असाइनमेंट दी है ना, उसके अंदर जो ये एक्सरसाइज की है पूरी, तो इसको मैं तशबीह देता हूँ दम देने से, दम पे चढ़ा दिया। अच्छा। तो वो मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पढ़ाई। अच्छा, होता ये है कि ज़्यादा पढ़ाना क्यों ज़रूरी है, ये भी बड़ी एक अहम बात है। मिसाल के तौर मल्टीप्लिकेशन है ना, तो बच्चों को आप पढ़ाते हो 6 × 5 इज़ 30, टेबल याद कराए, सवाल देने शुरू कर दिए। वो सवाल करा के आपने तो सिर्फ ये नियत की थी कि यार इसको मल्टीप्लाई करना सिखा देता हूँ, बाद में इसको प्रॉपर्टीज़ भी सिखाऊंगा, बाद में इसको फलां चीज़ भी सिखाऊंगा। लेकिन वो बच्चा सिर्फ ये नहीं सीखता कि ये 6 × 30 होता है, वो ये सीखता है साथ में मुफ्त में 2 in 1 सीखता है कि जहाँ ज़िंदगी में मुझे 6 × 5 नज़र आया ना, यानी पैटर्न बेस्ड सोल्यूशन पे चला जाता है क्विक करने के लिए ना। बिल्कुल वो कहता है यार 6 ऊपर 30 का भाई, उस पर सवाल लिखा होगा, आपने इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, ऊपर लिख दें आप, वो फिर भी कहेगा 6 × 5 30। तो आप उसे कहते हैं यार भाई नहीं करना था, अभी कल करना था ये मल्टीप्लाई, ठीक है, या नहीं करना था, पहले इसको चेंज करें और फिर मल्टीप्लाई करें, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब पहले 5 × 6 करें, फिर मल्टीप्लाई, वो फिर कहेगा आंसर तो रेडी आएगा। ये भी मैं किसी को बता रहा था कि मैंने कहा उस बच्चे को, जो हमारे सीनियर बच्चे होते हैं ना, कुछ जैसे ग्रेड 6 का बच्चा आ गया, तो उसको अब आप बता रहे हो कि यार बेटा ये 5 × 6 अगर लिखा हुआ है ना कि 6 × 5 फिर 30 करना है, तो आपने पहले ऐसे करना है और फिर आपने मल्टीप्लाई करना। तो वो कहता ठीक है सर, फिर 5 × 6 है ना, उसे 30 लिख दिया, फिर वैसे ही लिख दिया। तो आपने कहा यार ये कहता सर आंसर तो 30 आना है ना। अब मैंने कहा यार उसकी बात तो सही है, अब उसको मैं गलत करने के लिए 6 × 5 को 31 तो नहीं कर सकता। तो मैं जब कहता हूँ ये आंसर 30 है, देखा, उनको एक रीइंफोर्समेंट मिलती है कि दे आर राइट, बट दे आर नॉट फॉलोइंग द
कंस्ट्रेंट, एंड कंस्ट्रेंट्स के बगैर दुनिया नहीं चलती। आपके सामने एक समोसा पड़ा हुआ है और आपने उठा के खा लिया है, और रीज़न आप ये दे रहे हैं किसी के पेट में ही जाना था ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जहाँ समोसा नज़र आए तो पेट में जाना तो आपके पेट में चला जाए। सो ये चीज़ सीखते हैं आप इस तरह की चेंज करके। तो उसमें हमने क्या किया कि पहले हमने ज़्यादा चीज़ें पढ़ाई, तो वो ओवरवेलमिंग हो जाता है। अब हम रोक के उसको इकट्ठा सिखा रहे हैं, लेकिन मुझे उसमें से एक कीड़ा निकल गया बाहर। अब वो पहले देखता है कि मैंने ये क्या करना है इसका और कैसे करना है, और उसको ये भी पता चल गया कि जहाँ कांटे का निशान नज़र आ जाए वहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना होता, कुछ और भी देख लो कि क्या है, कहीं जमा तो नहीं, यूँ थोड़ा सा हो गया उसको सीधा ही कर लो, मतलब कुछ देख लो कि क्या है भाई वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दम पे चढ़ाने का मतलब ये था कि दम पे जब चढ़ाते हैं, मैंने किसी से पूछा, उसने कहा कि एक ख़ास टाइम के बाद आप दम पे देते हो ना, चीज़ें पक चुकी हैं, अब उसको टेस्ट देना है ना आपने उस तरह से, तो वो फिर थोड़ा सा टाइम बिल्कुल खामोशी से 10 मिनट आप उसको देते हैं। चावलों को दम होता है, चाय का भी आई थिंक दम होता है। तो हमारा इस वक्त मल्टीप्लिकेशन दम पे चढ़ी हुई है, ठीक है, ये हमारी इस वक्त तो एक्सेलरेशन, पर्सनलाइजेशन, and then this element of grouping things together so that they cook together, so that they produce much higher value बिल्कुल than individual topics अगर आप पढ़ाते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स ही ले बैठते हैं आपको। और ये बड़ी ज़्यादती होती है स्टूडेंट्स के साथ कि उन्हें थोड़ी थोड़ी देर के बाद सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाए। मतलब अच्छी बात है, ज़रूरत भी होती है, लेकिन जो चीज़ें एक ही गो में वर्जन में जा सकती हैं उसको क्यों आप कॉस्ट में डालते हैं। हम एजेंटों में जब आती थी ना वो अपग्रेड कर लें, तो मुंह बना होता था पर्सेंट्स का कि यार अब फिर अपग्रेड कर लें, फिर पैसे लगाएं, एक दफ़ा क्यों नहीं मसला हल हो जाता। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो हो सकता है हम वो करेंगे, जो ज़रूरत है आगे चल के सिखाने की उसको बाद में सिखाएं, लेकिन जो आप अपनी सुस्ती कर रहे हैं उसको मॉडिफाई नहीं कर रहे आप बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, द काइंड ऑफ वर्क दैट यू हैव बीन डूइंग, मुझे लग रहा है कि ये तो बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है, मतलब ये तो ना ख़त्म होने वाला काम है, एंड गिवन दैट यू आर ऑपरेटिंग विद अ लीन टीम, तो हाउ आर यू काइंड ऑफ मैनेजिंग दिस ऑल? पर्सनल लाइफ अफेक्ट होती है एंड ऑल, क्या कैसा चल रहा है? मुझे वर्क लाइफ बैलेंस भी फॉर द यार सेम। ये एक बड़ा डीप क्वेश्चन है। आई थिंक आई हैव बीन सेइंग दिस इन माय सर्कल्स के लास्ट 2 months or 2.5 months have changed me, and this change I am loving in the sense के 15-20 साल से मैं काम कर ही रहा था, लेकिन अब पिछले 2 महीने में ना मुझे जो फ़ायदा हुआ है वो ये है कि उस पूरे का जो बेस्ट वर्जन है ना, मैं उसको हिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो मैं चेंज हो गया हूँ, मेरी बहुत सी चीज़ें जो हाफ कुक्ड थी या थोड़ी बहुत फंसी हुई थी या जहन में थी लेकिन अमल में नहीं थी, वो चीज़ें अब अमल में चल रही हैं। तो जब आप चीज़ें अमल में होती हैं तो बड़ी पावरफुल होती हैं, जब बातों में होती हैं या सोच में होती हैं तो फिर वो ज़रा उनकी बातें ही होती हैं। एक मुझे चैलेंज ये आ रहा है उससे कि मुझे लगता है कि मेरी थकावट और वो सब चीज़ें तो मेरी निकल चुकी थी पहले ही, वो बड़ा मसला मेरा इतना नहीं था, लेकिन जो चीज़ मुझे क्लैरिटी दे रही है अब वो ये है कि मुझे लोगों के साथ और ज़्यादा मसला आना शुरू हो गया। सो मुझे बहुत मुश्किल होती जा रही है टू जस्ट मैच माई फ्रीक्वेंसी विद पीपल अराउंड मी। अच्छा। और ये डिफ़िकल्टी मुझे पता नहीं क्या है, मैंने इसका हल किसी से पूछूंगा, किसी बड़े से जाके कि इसका मैं क्या इलाज करूं, बिकॉज आई एम स्ट्रगलिंग टू एक्सेप्ट द स्लो पेस अराउंड मी इवन इन कॉन्वर्सेशंस। आई फील लाइक कि मैं 2.0 पे बात कर रहा हूँ या प्रोसेस कर रहा हूँ, विद somebody else is at 0.5. So it's very difficult to you basically you feel like you know what the person is trying to say, and you also feel like the other person is catching little percent of what you are trying to say, and in that with that understanding it's very difficult to अच्छा फिर आप अपने आप को माइनस करते हो और आप कहते हो नहीं 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 वो सही कर रहा है, एंड पे वही निकलती है जो बात पहले जो मैं सोच रहा था। तो उस डेटा इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है कि फिर आप क्यों अपने आप को क्यों नहीं सही मानोगे और क्यों नहीं कहोगे कि ये बंदा स्लो है, इतना भी क्या अपने आप को गलत कहना है कि हर बात में मैं ही गलत हूँ वही सही है, तो मतलब ये क्या हो रहा है भाई। तो मेरे साथ यही हो रहा है कि काम बहुत ज़्यादा है, काम बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन मैंने ज़िद लगाई हुई है कि मैंने बहुत ज़्यादा टीम नहीं रखनी और मैंने बहुत ज़्यादा लोगों के साथ काम नहीं करना। अच्छा। मुझे ये बड़ा मसला चल रहा है, और क्योंकि मुझे ये पता है कि जब मैं लोग रखूँगा ना तो मिलेगा सही बंदा तो ठीक है, नहीं तो मतलब मैं नहीं रख रहा किसी को, तो मैंने खुद चूज़ किया ये, किसी नू की कहना यार यहाँ पे मैं लाइए खुद ही किया है मैंने, लेकिन बहरहाल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। एक माइलस्टोन्स है मेरे जहन में कि इस माइलस्टोन तक मैंने खुद जाना है और उसके बाद स्केल कैसे करना है और
कैसे किस जगह पे किस तरह का बंदा कब चाहिए। लेकिन अच्छा ये हाँ ये माइलस्टोन क्यों गवर्न कर रहे हैं कि टीम का साइज इंक्रीज करना? असल में तो जो वर्क है नहीं, उसको गवर्न करना उसकी चाहिए। कंस्ट्रेंट्स होती है ना कि आप पैसे आपके पास हैं तो फाइनेंशियल अगर आपके पास असल में जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं वो आसानी से पैसा खर्च करना शुरू कर देता है, या उसको अजीबोगरीब से कहते हैं ना, उसको मसला हो रहा होता है, प्रोजेक्ट्स वैल्यूएट कर रहा होगा, इन्वेस्टमेंट्स कर रहा होगा, पैसे जो है उसके पास, तो पैसे ना हो तो सुकून से बैठा होता है और फिर पैसा क्रिएट करने की कोशिश करता है क्योंकि पैसे नहीं है। जो पैसे से पैसे बनाने वाली बात है उसमें सबसे पहले आप वही करते हो कि यार मैं सुकून करूँ, मैं पैसे इधर फेंक दूँ, पैसे उधर फेंक दूँ, मुझे कुछ ना करना। तो वो कंफर्ट जोन में आप चले जाते हो और फिर आप तो मैंने अपने वो रखा हुआ है कि जो चीज़ मैं कर सकता हूँ वो मुझे ही करनी चाहिए। मेरे 10 मिनट का काम है, मुझे पहले 1 घंटा समझाने में लगेगा किसी और को, फिर 10 फॉलोअप्स करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद उसको डांट के अपने आप को फ्रस्ट्रेट करना पड़ेगा, फिर उस फ्रस्ट्रेशन के बाद आखिर में खुद ही काम करना पड़ेगा। उस सारे से बचने से मैं 10 मिनट के लिए तैयार ना कर लूँ खुद को। मैंने वो 10 मिनट की एफिशिएंसी गेन करनी थी ना, बिल्कुल। तो वो 10 मिनट की एफिशिएंसी मैंने गेन कैसे की कि काम खुद किया 10 दिन में, और साथ जो मैंने सारा कुछ पीस ऑफ माइंड भी ख़राब किया वो भी किया और पैसे भी दिए उसको ये सब करने। तो मैं इस चीज़ के तो पैसे नहीं दे रहा, तो अगर कोई बंदा मेरे तो सही ना, या तो लोग मतलब यानी कि काम ही कोई नहीं करना चाहता नहीं, कोई काम नहीं करना चाहता भाई, साफ सी बात है। एक तो उन्हें आता नहीं है और वो करना भी नहीं चाहते हैं। बस ये इस रियलिटी को मान के फिर आप हायर कर लें। तो अगर कोई बंदा सुन रहा है ये पूरी कॉन्वर्जेसन और उसको लग रहा है कि वो आपके साथ काम करना चाहता है, तो आप थोड़ा सा अपना क्राइटेरिया तो बताएं कि वो मतलब किस क्राइटेरिया पे पहुंच जाए तो आप मुझे उसको लगता है हायर कर कि लेंगे। मैंने एक रिसेंटली एक टर्म सुनी है और मुझे बहुत हेल्प कर रही है, प्रोफेशनल एक्सीलेंस। टेक प्राइड इन प्रोफेशनल एक्सीलेंस। हम्म आई थिंक पीपल हु do not take pride in their professional excellence are the ones who are always justifying why something did not happen, and you have to prove to them every time that you are wrong. When they are not proving to themselves that you could improve, then it's very difficult के so if you care, जैसे वो इलॉन कहता है कि उसकी माँ ने उसको कहा था कि whatever you do in life, imagine a sign, तुम्हारे साइन उसके साथ चिपक जाएंगे सारी ज़िंदगी के लिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। जिसको इस बात की परवाह है कि यार मेरे नाम से ये चीज़ चलेगी आगे, मैं गलत ना हो जाऊँ, मेरे ख्याल से मैंने इतनी परवाह इसी चीज़ की हमेशा की है कि एक इंसान की इज़्ज़त प्रोफेशनल इज़्ज़त होती है। मेरे पास कुछ डेवलपर्स थे ना एक ज़माने में, वो उन्होंने बग्स बहुत थे उनके काम में, तो हमारी सर्विस लाइव चलती थी तो उसमें बग चला जाता था तो बड़ी बेइज्जती होती थी कि यार ये क्या हो गया। तो मैंने उसको एक दफ़ा बहुत डांटा कि यार इतने बग्स, तो उसने मुझे कहा कि माइक्रोसॉफ्ट की जो विंडो आई थी ना तो उसमें 60,000 बग थे। इन्हीं जस्टिफाई कर दिया उसने। उसने कहा ये कौन सा बुरी बात है, बग्स तो होते हैं सॉफ्टवेयर में। तो जो लोग ये जस्टिफिकेशन लेते हैं वो इसी तरह से येस एटीट्यूड बहुत बड़ी चीज़ है, लाइक आई विल टेक केयर ऑफ इट। ये जो बात आती है ना कि आप ऐसे टीम मेंबर्स जिनको आप मसला बताएं तो बस वो फिर अपने, हमारी टीम में एक माशाल्लाह हमारे मेंबर हैं, आई लव इट व्हेन इट हैपेंस अराउंड यू। हमारा बॉक्स तैयार हो रहा है, वेलकम बॉक्स, वो हो ही नहीं पा रहा। हमने कहा जी हम स्टैंडर्ड हमारा ऐसा है, हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो अब वो द गाय इज़ सिटिंग विद द वेंडर 12-12 बजे तक रात के। इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज जॉब डिस्क्रिप्शन, इट इज़, आई कैन नेवर जस्टिफाई टू एनीवन कि तुमने 12 बजे तक वहाँ बैठ के काम करना है। और अब मैंने गिव अप कर दिया कि यार रह लेते हैं, बाज़ार से ख़रीद लेते हैं। उसने कहा नहीं, डब्बा बनेगा, वैसे ही बनेगा। अभी भी गिव अप नहीं किया। हमारे पास कितने दिन है, हमारे पास 7 दिन है, 8 दिन है, आई विल गेट इट डन। लगा हुआ उसके साथ सर खा रहे हैं। अब ये वो अपना अपने लिए कर रहा है ना। बिल्कुल। दिस इज़ द थिंग, व्हेन यू आर इन इट फॉर योरसेल्फ, दैट काइंड ऑफ पर्सन कहाँ है? बिल्कुल एक बहुत आधा कम, बंदा भी नहीं बहुत होएगा, कम। है ही नहीं। इसी नोट पर सर इसको एंड करते हैं। सही है, इंशाल्लाह मुलाकात अब अगले हफ्ते होगी। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, थैंक थैंक यू यू। सो मच।